गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज के अंतर्गत सैयद वंश के इतिहास को कवर करेंगे। यह सैयद वंश के इतिहास का दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व जो वीडियो अपलोड हुए उसमें हम लोग सैयद वंश के संस्थापक सैयद खिज्र खां के इतिहास को पढ़ चुके हैं और उसके साथ ही मुबारक शाह के इतिहास को भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम लोग मोहम्मद शाह और आलम शाह के इतिहास को कवर करेंगे और ये सैयद वंश के इतिहास का आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग लोधी वंश को स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। ये फरीद खां जो है ये मोहम्मद शाह के पिता थे और साथ ही मुबारक शाह का भाई भी थे। और देखो, मुबारक शाह के वजीर थे कौन? सरवर उल मुल्क, जो कि जनता का विश्वास जीतने के लिए मोहम्मद शाह को 19 फरवरी 1434 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनाता है। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सैयद वंश के शासकों के क्रम को फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलो देखते हैं। प्रथम शासक थे कौन? खिज्र खां। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन आता है? मुबारक शाह। फिर इनके बाद इनका भतीजा आता है मोहम्मद शाह। फिर इनके बाद इनका पुत्र आलम शाह। यह शासकों का क्रम है सैयद वंश का। ये संस्थापक थे। फिर उनके बाद जो शासक आते हैं मुबारक शाह, जो कि सैयद वंश के काफ़ी योग्य शासकों में इन्हें गिना जाता है। इन्होंने 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके निरीक्षण करते वक्त एक षड्यंत्रकारी समूह के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। और ये जो षड्यंत्रकारी समूह होता है उसके नेतृत्व करता कोई और नहीं बल्कि मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क होता है। और ये जनता का विश्वास जीतने के लिए इनका भतीजा मोहम्मद शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए जब मोहम्मद शाह शासक बनता है तो शासन का संपूर्ण नियंत्रण उसका वजीर सरवर उल मुल्क अपने हाथों में ले लेता है। साथ ही मोहम्मद शाह के शासक बनते ही उसका वजीर सरवर उल मुल्क शस्त्रगार, राजकोष और हाथियों पर अपना अधिकार कर लिया, और साथ ही सुल्तान मुबारक शाह के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को सरवर उल मुल्क नौकरी दे देता है। कहाँ? दरबार में। अब देखो, इसका रास्ता साफ है। एक तो इसने शस्त्रगार, राजकोष और हाथियों पर अपना अधिकार भी कर लिया, साथ ही सारे के सारे षड्यंत्रकारी को यह दरबार के अंदर नौकरी दे देता है, यानी दरबार के अंदर बुला लिया। अब मौका पाकर सिर्फ मोहम्मद शाह को रास्ते से हटाना था और ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। ऐसा सोचकर ये चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है कमाल उल मुल्क, जो कि सैयद वंश का एक वफादार और चतुर सैनिक था, जिसे मोहम्मद शाह के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र का पता चलता है। और ये इस घटना की जानकारी सुल्तान मोहम्मद शाह को देता है प्रमाण के साथ। अब ये दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिसमें कमाल उल मुल्क और सुल्तान मोहम्मद शाह सरवर उल मुल्क और उसके सहयोगियों को महल बुलाता है, जहां कमाल उल मुल्क अपने सैनिकों के साथ मिलकर सभी विरोधियों की हत्या कर दिया। यानी यहाँ पर सरवर उल मुल्क और उसके सारे सहयोगी मारे गए। एक ही बार में सारे विरोधियों को समाप्त कर दिया। और मोहम्मद शाह जो होता है कमाल उल मुल्क को फिर वजीर नियुक्त कर देता है। अब आगे क्या होता है देखो, जौनपुर में शासन होता है सरकी वंश के शासक इब्राहिम सरकी का, जिसने सल्तनत के पूर्वी भागों पे आक्रमण कर दिया। और साथ ही मालवा के शासक महमूद खिलजी ने भी दिल्ली पर 1440 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। अब ऐसे वक्त में एंट्री होता है बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी ने सुल्तान मोहम्मद शाह की सहायता की। ये अफ़गानी मूल से थे और ये वो दौर था सैयद वंश का जब तुर्की और गैर तुर्कियों से बहुत भेदभाव किया जाता है। ऐसे में ये काफ़ी योग्य होते हैं। गैर तुर्कियों का सम्मानजनक पद नहीं दिया जाता था, लेकिन इनको योग्यता को देते हुए मोहम्मद शाह के अंतर्गत ये लाहौर और सिंध के सूबेदार होते हैं। कौन? बहलोल लोदी। इन्होंने सुल्तान की सहायता की और सुल्तान को इस समस्या से उबरने में मदद की। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र और खाने खाना की उपाधि दी।
देखो, सैयद वंश के अंत तक काफ़ी विद्रोह होने लगते। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी साम्राज्य थे वो धीरे धीरे करके खुद को स्वतंत्र करने लगते हैं। और इसी अव्यवस्थित साम्राज्य के विद्रोह के कारण 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र आलम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जिसने 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इन्होंने अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण की। शासक बनने से पूर्व ये बदायूं के सूबेदार थे। बदायूं इनका प्रिय स्थान था कि इनका आलम शाह का प्रिय स्थान था बदायूं। अब होता क्या है कि देखो, इनके शासन काल के में सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के गांव ही बचे थे। और ऐसी स्थिति में सैनिकों में भी विद्रोह होने लगती है। साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, टूटने लगा, कुछ बचा नहीं, तो सैनिकों में भी विद्रोह होने लगता है। और जिस कारण अलाउद्दीन आलम शाह और उसके वजीर हमीर खां के मध्य मतभेद होने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा उब जाता है। और सुल्तान 1447 ईस्वी में अपने प्रिय स्थान बदायूं जाकर बस गया। और दिल्ली सल्तनत का जो संपूर्ण साम्राज्य होता है अपनी पत्नी के दो भाइयों के मध्य बांट देता है, जिसका नाम होता है शहनाई शहर और अमीर कोहते। लेकिन यहाँ पर जो संरक्षण की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं बहलोल लोदी के हाथ में ये सौंप कर चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं यह बहलोल लोदी को भी जिम्मेदारी देता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो शहनाई शहर और अमीर कोहते हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है साम्राज्य को लेकर। अब होता क्या है यहाँ पर कि युद्ध का नतीजा ये आया कि शहनाई शहर युद्ध में मारा गया और भीड़ ने अमीर कोहते की हत्या कर दी, यानी हत्या कर दिया, भीड़ के द्वारा इसकी हत्या करा दी गई। और यहाँ 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी हमीर देव की हत्या कर शासन का संपूर्ण बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और लोदी वंश की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया। और 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की भी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर सैयद वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और नया राजवंश लोदी वंश का प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत पे। तो ये वीडियो का आखिरी पॉइंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोदी वंश के इतिहास को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।